अभी इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस डेली आपको मिल रहे हैं। ये न सिर्फ आपकी प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए, आपके नॉलेज के लिए, विषय भी अगर आपका इससे संबंधित है, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, लॉ हो या फिर लोक प्रशासन हो, तो वहाँ भी आपको काफ़ी ये उपयोगी साबित होगा। तो कल हमने मूल अधिकार, उनसे जुड़े जो शब्दावलियाँ हैं उनमें अंतर देखा, राज्य शब्द की व्यापकता को देखा, मूल अधिकारों का क्या उद्देश्य है, क्या औचित्य है, और मूल अधिकार की विशेषताएं पढ़ी, उनके बारे में जानना, और मूल अधिकार की व्यापकता के बारे में हमने पढ़ा। अनुच्छेद 13 की शुरुआत की थी, लेकिन आज मैंने कहा था कि आज का जो पूरा वीडियो है अनुच्छेद 13 पे हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 368 में काफ़ी लड़ाई हुई। मेरा ये प्लान था कि इसे लास्ट में रखेंगे जब हम अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे, संविधान संशोधन पढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 की जो कहानी है वो बहुत ही हमारे जो संविधान का जो वास्तविक आज का जो स्वरूप है, जो सर्वोच्चता संविधान को हासिल हुई। सर्वोच्च न्यायालय आपको पता है व्याख्याता है, शुरुआत में बहुत ही कमज़ोर जो टिप्पणी की थी, कुछ अपने वादों में कुछ कमज़ोर निर्णय दिए थे, जिसके बाद संविधान की जगह संसद ऐसा लग रहा था संप्रभु हो जाएगी और संसद संविधान को चाहे तो जैसा तोड़ मरोड़ दे ऐसी शक्ति अपने हाथ में लेने वाली थी। लेकिन तभी एक बड़ा फैसला आता है केशवानंद भारती वाद में और ये स्थिति पलट जाती पूर्णतया और सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है संविधान की, और ये कह दिया जाता है कि ठीक है, संसद संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, कानून निर्माण कर सकती है, लेकिन वो आधारभूत ढांचे को नहीं परिवर्तित कर सकती है। तो इस तरीके से संविधान की और संविधान की आत्मा की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई। तो हमने बताया आपको कि लोकतंत्र भारत में जो है और संविधानवाद जो है, संविधान के अनुसार देश चलता है, तो संविधानवाद के अनुरूप शासन चलाने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, भाग 3, जहां मूल अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उनको अक्षुण्ण बनाए रखा जाए, उनमें किसी तरह का कोई नकारात्मक बदलाव न हो जिससे व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार उनसे छीने जाएं। तो इसीलिए इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए 2 अनुच्छेद रखे गए हैं इसी भाग 3 में। एक तो अनुच्छेद 13 कि कोई ऐसा कानून न संसद बना दे, कोई विधि ऐसी न बना दे जो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ हो, जो मूल अधिकारों को कम करते हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हो। और दूसरा अनुच्छेद बना दिया अनुच्छेद 32 जो संरक्षण प्रदान करते हैं इनके उल्लंघन पे। तो कानून जब निर्मित कर दिया जाएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन इसी शक्ति के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के तौर पर, संविधान के व्याख्याता के तौर पर, संविधान के गार्जियन के तौर पर करता है। और अगर देखता है कि ऐसा कोई विधि ऐसी कोई बना दी गई है, विधि शब्द का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, तो विधि शब्द को ही लेकर काफ़ी बहस हुई है। इस विधि शब्द की व्यापकता शुरुआत में ज्ञात नहीं थी। संविधान वेत्ताओं की क्या इस विधि शब्द को रखने की मंशा थी, इसको जानने में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को समझना होगा, और वही वीडियो आज हमारा देने का पर्पस है। आप सभी देखिएगा विभिन्न निर्णयों में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें की गई हैं। तो मैंने बताया कि विधि शब्द के अंतर्गत सबसे पहली बात तो इसको पढ़ लीजिए क्या दिया गया है इसमें। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 13 में। विवरण क्या है? इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। अर्थात संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले जो विधियां, ऐसा नहीं कि सब कुछ संविधान के अनुसार ही चल रहा है, कुछ विधियां ऐसी भी हैं जो परंपरागत रूप से पहले चल रही, जैसे कि आईपीसी हमारी कब की है? उस संविधान लागू होने से पहले की है। तो इसी तरीके से कुछ और कानून थे जो चल रहे थे, संविधान लागू हुआ उसके बाद पैरेलल चल रहे थे।
तो इसमें लिखा है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं, वो शून्य हो जाएंगी। दूसरा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हैं या न्यून करती हैं, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अभी हम बताएंगे उल्लंघन की मात्रा का मतलब क्या हुआ। मतलब एक विधि में कई बातें हो सकती हैं, तो अगर कुछ बात ऐसी है जो उल्लंघन कर रही है, बाकी बातें ऐसी है जो उल्लंघन नहीं कर रही हैं, तो इस उल्लंघन करने वाली बात को यहाँ से हटा दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। बाकी जो बातें हैं जो उल्लंघन नहीं कर रही हैं उनको यथावत रखा जाएगा, अर्थात पूरी विधि को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कहने का, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वर्तमान स्वरूप है ये, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला, देखिए व्यापक परिभाषा, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, कुछ भी हो जो विधि की प्रबलता रखता हो, जो लागू हो एक समाज में, और उसको न्यायालय यह पाए कि मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो उसको शून्य घोषित कर देगी, वहीं से असंवैधानिक घोषित हो जाएगी। प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया विशिष्ट क्षेत्र में प्रवर्तन में नहीं है। प्रवृत्त विधि मतलब जो लागू है संविधान के पहले ही। चौथी बात जो बाद में जोड़ी गई, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में व्यापक संशोधन कर सकती है। यही था मूल कारण। बाद में जो मूल ढांचे के द्वारा इसको संतुलित किया गया, नहीं तो इस अनुच्छेद के बाद संसद संप्रभु हो जाती। तो किस तरह से किया गया, अनुच्छेद 368 में भी 4 और 5 जो खंड जोड़े गए मिनर्वा बिल्स में, उनको असंवैधानिक घोषित किया गया। अब हम उस कहानी को देखेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बड़ी व्यापक परिभाषा दी गई है विधि शब्द की। अनुच्छेद 13 के तीसरे खंड के उपखंड क के अनुसार विधि में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां, प्रथा, ये सभी आते हैं। एक मामला था, कभी भी अनुच्छेद 13 लिखना हो तो ये मामला आप जरूर उल्लेखित करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। वो मामला है, देखते हैं कहीं, वो मामला है, लिख लीजिएगा, द्वारका। आपको हम नोट्स में सारी चीज़ें देंगे, आप लोग घबराइए नहीं। द्वारकानाथ बनाम राज्य, द्वारकानाथ बनाम स्टेट, 1968 का मामला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था इसमें कि अनुच्छेद 13(3) में जो आपने पढ़ा ये चीज़ क और ख, अनुच्छेद 13(3) में दर्शाए गए विधि के प्रकार जो हैं, जो दिए गए हैं, मतलब अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, प्रवृत्ति विधि, ये एक उदाहरण मात्र हैं। मतलब यहीं तक सीमित नहीं है विधि का अर्थ, अत्यंत ही व्यापक है। ये कहा गया, इस मामले में कहा गया कि ऐसी कोई भी विधि जो इन शीर्षकों के अंतर्गत आए अथवा न आए, अर्थात जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, चाहे इस नाम से हो, चाहे अन्य किसी रूप में, अन्य किसी नाम से हो, अगर विधि का पावर रखती हैं, विधि की शक्ति रखती हैं, तो विधि के अर्थ में वे शामिल होंगी। ठीक है, ये बात किसमें कही गई? द्वारकानाथ बनाम स्टेट 1968 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि अगर अधिनियम पूछा जाए तो अधिनियम शब्द भी अनुच्छेद 13(3) क की परिभाषा के अनुसार विधि है। क्या है? विधि है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस वीडियो का मुद्दा है कि क्या संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है अथवा नहीं आता है, क्योंकि यहां तो दिया नहीं है।
तो संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। अब इसको आप कुल 7 चरणों में समझिएगा और 7 चरण रट लीजिएगा एकदम से। पहला चरण, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसमें सम्मिलित करिएगा पहले चरण में ही सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। कौन कौन? एक तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एक ही निर्णय दिया। उसने कहा संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को कम या छीना जा सकता है, वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। इस तरह से क्या किया गया, जब संशोधन होगा 13 के अंतर्गत आएगा नहीं तो उसको न्यायालय शून्य नहीं घोषित कर सकेगा, असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकेगा। तो यहां से फुल फ्लेज पावर किसके हाथ में थी? एक प्रकार से संसद के। संसद संविधान संशोधन करके इन दोनों निर्णयों के अगर हम तह में देखें, आलोक में देखें, तो संशोधन कोई भी कर सकती थी, मूल अधिकारों को हटा सकती थी संसद, अल्पीकरण कर सकती थी और वो मान्य होता, वो विधि सब के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा जो चरण था गोलकनाथ, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मामला उलटने लगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य अधिनियम एवं संविधान संशोधन अधिनियम में कोई अंतर नहीं है। सरकार बरगलाए नहीं, संसद बरगलाए नहीं, दोनों ही अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। परंतु इस निर्णय से पहले के संविधान संशोधनों द्वारा मूल अधिकारों को छीना जाना इस निर्णय से प्रभावित नहीं होगा। अर्थात इसके पहले जो संविधान संशोधन हो चुके हैं संसद के द्वारा और उनमें जो बदलाव हुए हैं मूल अधिकारों में, उनको बदला नहीं जाएगा, वो प्रभावित नहीं होंगे इस निर्णय से। अर्थात न्यायालय का निर्णय इसमें भविष्यलक्षी निर्णय दिया गया। भविष्यलक्षी मतलब उस फैसले के बाद से जो संशोधन होंगे उस पे लागू होंगे, उसके पहले वाले लागू नहीं होंगे। ये किसने कहा? ये गोलकनाथ ने कहा, मतलब गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर तीसरा चरण आता है, अति महत्वपूर्ण चरण जो है 24वां संविधान संशोधन कर देती है संसद, रुष्ट होकर के गोलकनाथ पे। वो कहती है सरकार कि इस संशोधन के द्वारा क्या करती है? 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से बदलाव करती है। अनुच्छेद 13 का खंड 4 जोड़ देती है, अनुच्छेद 368 में खंड 3 जोड़ देती है और ये घोषित करती है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। ये लिख देती है इन दोनों 13(4) और 13(4) में तो साफ साफ लिखा है, देखिए आप, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी, ये कह दिया गया। और यही सेम चीज उठा करके अनुच्छेद 368 के तीसरे खंड को जोड़ करके रख दिया गया। वहां भी कह दिया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात 368 के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। इस तरह से ये जो शक्ति थी, जो सर्वोच्चता गोलकनाथ में प्रोवाइड करवाई गई थी संविधान को, मूल अधिकार को, वो फिर से संसद ने छीनने का प्रयास 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया। फिर चौथा चरण आता है, सबसे महत्वपूर्ण चरण। इस चरण ने हमेशा के लिए संविधान की सर्वोच्चता को कायम रख दिया। न सिर्फ संविधान की सर्वोच्चता बल्कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसको भी इसने काफी शक्ति प्रदान की। असल मायने में शक्ति यहां से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मिलती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में 24वें संविधान संशोधन को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट समझ चुकी थी कि अब कुछ भी कर लो, ये कुछ ना कुछ बदलाव करते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है, इनको ऐसा बैलेंस करो कि अब इसका कोई इलाज न ढूंढ पाएंगे। हालांकि बाद में संसद ने फिर चालाकी दिखाई थी, केंद्र सरकार ने फिर से कुछ बदलाव किए थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि यहीं पर रोक लगा दी गई मूल ढांचे का सिद्धांत दे करके। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 24वें संशोधन आपने देखा,
उसको वैध करार दिया गया। मतलब ठीक है, इसमें चौथा खंड और 368 में तीसरा खंड मंजूर है, कोई बात नहीं है। गोलकनाथ का जो निर्णय था उसको भी पलट दिया कि नहीं, विधि के अंतर्गत आएगा, जो कहा था नहीं, विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, ये मान लिया गया, पलट दिया गया गोलकनाथ के वाद को। लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान की आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, यहीं पर संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत देते हुए न्यायालय ने कहा कि कुछ भी करे संसद, कोई मतलब नहीं हमसे, संविधान संशोधन करे, मूल अधिकारों में संशोधन करे, किसी भी भाग में संशोधन करे, कोई हमको हर्ज नहीं है, लेकिन संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकेगी जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। और यह भी साथ कहा कि मूल अधिकार संविधान का मूल ढांचे का एक भाग है। साथ ही साथ कहा कि मूल अधिकार, कई बार पूछा गया मूल अधिकारों को संविधान का मूल ढांचा कब घोषित किया गया, इसी वाद में घोषित किया गया। मूल अधिकार भी संविधान के मूल ढांचे का भाग है, इसमें किसी प्रकार का नकारात्मक संशोधन मान्य नहीं होगा। होता है तो हम देखेंगे, असंवैधानिक घोषित करेंगे, देखेंगे कि मूल ढांचा, क्या मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इस तरह से मूल ढांचे को व्याख्यायित करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाथ में रखी, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत, और संविधान को की जो सर्वोच्चता थी उसको उन्होंने कायम किया। फिर पांचवा चरण आता है, संसद सोचती है चलो ठीक है, गोलकनाथ को हमने पलटवा दिया, 24वें संशोधन को भी हमने वैध करार दिलवा दिया, अब चलो कुछ ऐसा करते हैं कि अब सर्वोच्च न्यायालय की जो बार बार ये न्यायिक पुनरावलोकन कहता है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, इस शक्ति को ही चलो छीन लेते हैं, फिर हम संप्रभु होकर के शासन करेंगे। तो पांचवां चरण में 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारी बातें थी, सारी बातों को हम नहीं लेंगे यहाँ पर, केवल मुख्य बातों को। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको, क्योंकि व्यापक संशोधन हुए थे इसमें। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से केशवानंद भारती के मामले का जो प्रभाव था, ये मूल ढांचा जो दे दिया था ना एक रोड़ा, उसके प्रभाव को दूर करने के लिए अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5, ये 2 खंड और जोड़ दिए गए, और यह कहा गया इन 4 और 5 उपखंड के माध्यम से कि संसद की जो शक्ति है ना संविधान संशोधन की, यह असीमित है, अनिर्बंधित है। इंग्लैंड पहुंच गए सब, इंग्लैंड की पावर जो संसद की थी उसको अपने हाथ में ले लिया कि हम संप्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, असीमित है, अनिर्बंधित है। और किसी भी संशोधन को जो 368 के तहत संसद करेगी, किसी भी आधार पर, मूल ढांचा हो चाहे जो ढांचा हो, किसी भी न्यायालय में जांचना नहीं जाएगा, न्यायालय को शक्ति नहीं है। इस तरह से यहाँ पे सरकार ने 5वें चरण में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कारनामा करने का प्रयास किया। बड़ा विरोध हुआ देश भर में इसका। फिर छठा चरण आता है, सबसे महत्वपूर्ण चरण इस मामले में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ये वाद आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 और खंड 5 को संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध माना है, और इस तरह से खंड 4 और खंड 5 को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। केशवानंद भारती में जो विनिश्चय हुआ था, निर्णय हुआ था, उसको फिर से दोहराया गया और यह कहा कि संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके संविधान के आधारभूत ढांचे, मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता, और यह भी कहा कि इस आधार पर किसी भी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन करना न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में आता है। फिर एक और चरण, एक और वाद है महत्वपूर्ण, 7वां चरण, यह है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ बहुत महत्वपूर्ण बात था, 1997 में आया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है न्यायालय की, इसको भी संविधान का मूल ढांचा माना। इसको क्या माना? संविधान का मूल ढांचा माना। तो ये थी लड़ाई अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 में। अब इस तरह से आपने समझा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो मूल अधिकारों के संबंध में है, भाग 3 के संदर्भ में है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और ज़्यादा व्यापक है, केवल मूल अधिकारों तक सीमित नहीं है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन को करने की कुछ रीतियां हैं, कुछ माध्यम हैं। कैसे करता है न्यायिक पुनरावलोकन? तो इस तरह से 3 रीतियां पाई जाती हैं, जिस आधार पर जो अनुच्छेद 13 का खंड 1 और खंड 2 आपने पढ़ा, ये संविधान के पूर्व और संविधान के पश्चात जो विधियां चाहे पूर्व बनी हो चाहे विधियां बाद में बनी हो, जो लागू हैं, अगर मूल अधिकारों से असंगत हैं या उन्हें छीनती हैं तो वे असंगतता की सीमा तक, क्या लिखा है? असंगतता की सीमा तक शून्य होंगी। अर्थात पृथक्करणीयता का सिद्धांत यहां से आपको मिल जाता है, पृथक्करण का सिद्धांत आपको मिलता है। मतलब उतना ही भाग शून्य होगा जितना असंगत है। जैसे 42वें संविधान संशोधन में आपने देखा, उतना ही भाग शून्य घोषित किया गया जो असंगत था। तो जो असंगत होगा वही शून्य घोषित होगा, पूरा का पूरा, पूरी विधि असंगत घोषित नहीं, पूरी विधि शून्य घोषित नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा जैसे विधि है, विधि की मूल बात ही असंगत हो गई, तब वो पूरी विधि असंवैधानिक हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। दूसरा जो सिद्धांत निकल कर आता है वो है अधित्यजन का सिद्धांत। अधित्यजन का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या नागरिक अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। अगर किसी से आप ऐसा समझौता, ऐसी शर्तें नहीं आप थोप सकते कि मूल अधिकारों का वो अपने त्याग कर दे। ठीक, इसकी भी जांच न्यायालय कर सकता है और शून्य घोषित कर सकता है ऐसे नियम, ऐसे शर्तों को। अगर सरकार ऐसा कुछ कानून लागू करना चाहती है इसमें व्यक्तियों को यह मानना हो कि नहीं, हम अपने मूल अधिकारों का त्याग करते हैं, आधार मामले में आपने देखा जैसा, तो उसको भी शून्य घोषित किया जा सकेगा। किस सिद्धांत के माध्यम से? अधित्यजन के सिद्धांत के माध्यम से। तीसरा जो सिद्धांत है वो है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत इसको कहते हैं। अनुच्छेद 13(1) में आप पढ़ते हैं कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। मतलब कोई विधि बनी है, मान लीजिए, चलिए आपको बता दे रहे हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसके पहले से ही कोई विधि प्रवृत्त है भारत में, आईपीसी प्रवृत्त है। आईपीसी का उदाहरण लेते हैं, सबसे बढ़िया प्रवृत्त है भारत में। तो आईपीसी के ऐसे उपबंध जो प्रवृत्त हैं वो संविधान लागू होने के साथ ही, संविधान लागू हुआ और उसके बाद ही ऐसे इसके नियम जो उल्लंघन करते हैं मूल अधिकारों का वो शून्य हो जाएंगे। लेकिन आईपीसी के तहत 24 जनवरी 1950 को अगर किसी को दंडित किया गया है आईपीसी के अंतर्गत जो विधि प्रवृत्त थी, तो उसको शून्य नहीं घोषित किया जाएगा। अर्थात जो काम हो चुका है, जो बातें हो चुकी हैं, अर्थात भूतलक्षी प्रभाव यहां पर नहीं होगा, भविष्यलक्षी यहां पर प्रभाव होगा। यह बात ध्यान दीजिएगा। आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत यह कहता है, अर्थात उन बातों को मान लिया जाएगा जो पहले हो चुकी हैं, लेकिन आज से उन बातों को नहीं माना जाएगा जो नहीं होनी चाहिए। यह कौन कहता है? आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। यहां पे एक बात और आती है, एक और प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कोई ऐसी विधि है जिसको 1950 या 1960 में मूल अधिकारों से असंगत घोषित कर दिया गया, लेकिन 1960 के बाद मूल अधिकारों में ऐसा कोई संशोधन हो जाता है
कि ये विधि से जो टकराव था वो समाप्त हो जाता है और विधि के संगत हो जाती वो चीजें, तब क्या होगा, तब वो विधि जो शून्य घोषित हो चुकी थी उस डेट से लागू मान ली जाएगी, उस डेट से लागू मान ली जाएगी या लागू की जा सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। ये नहीं कह सकते कि संविधान ने तो, न्यायालय ने तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, वो पुनः लागू होने लायक हो जाएगी। ठीक है, तो दो प्रश्न यहां से आपके बन सकते हैं, कभी भी तार्किक प्रश्न है, ये आपको कोई बताएगा नहीं जल्दी, ना तो आपको जल्दी ऐसी बहस देखने को मिलेगी। लेकिन आप इस चीज को जानते रहिएगा, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अर्थात जितना असंगत है उसी को हटाओ, विरोध की सीमा तक, जहां तक विरोध है उसको हटा दो, जो सही है उसको सही रहने दो। ठीक है, अर्थात सड़ा हुआ सब्जी है, उसमें सड़ा हुआ पार्ट निकाल दो, बाकी सब्जी तो सही है, उसको खाओ। अधित्यजन का सिद्धांत मतलब भैया कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर भी कह दे कि हम मूल अधिकार त्याग रहे हैं तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये अधिकार से ज्यादा उन्मुक्तियां हैं। आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जिसको बोलते हैं, वो क्या कहता है कि कोई भी विधि, जो 13(1) कह रहा है, कोई विधि शून्य होगी उल्लंघन की मात्रा तक जो भाग 3 का उल्लंघन कर रही है, लेकिन कब से, जब से संविधान लागू हुआ है। उसके पहले अगर कुछ घटना घटी है उससे संबंधित उस विधि को लागू करने में, तो उस मामले में वो लागू नहीं होगी। वो उस विधि के अनुसार घटी थी तो वो प्रवृत्ति थी उस समय, संविधान तो आज लागू हुआ है, तो उस समय जो उस विधि के अनुसार हुआ वो सही था। ठीक है, अच्छा, ऐसा करना भी जरूरी था या नहीं जरूरी था, ये आपको निर्णय लेना है। क्यों? क्योंकि आईपीसी का सहारा लेकर कितने ही क्रांतिकारियों को, कितने ही भारत की आज़ादी की लड़ाई में कितना अत्याचार हुआ, तो अगर उनको हम लेते तो फिर पूरे इंग्लैंड पे फिर केस करना पड़ता, लंबा चलता है कार्यक्रम, तो वो अफोर्ड नहीं करने की स्थिति में थे हम। दैट्स वाई ये करना ही था। ठीक है, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है, आप समझदार हैं, समझते होंगे। उस स्थिति में हम नहीं थे उस समय, उसमें स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई, ये क्या कम था। अब अंत में बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की। बहुत सारे लोग न्यायिक पुनरावलोकन शब्द को सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया है। तो आज मैं बताऊंगा कि न्यायिक पुनरावलोकन ये किस किस अनुच्छेद में आपको दिया गया है। आपने देखा कि अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में जो उपबंध दिए गए हैं, उसको प्रवर्तन, उसको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो न्यायालय को दी गई है। न्यायालय ये काम करता है संविधान के संरक्षक के हैसियत से। अपने इस दायित्व के निर्वहन के लिए न्यायालय जो है वो जिस प्रक्रिया का पालन करता है उसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन कहीं दिया ही नहीं गया है हमारे संविधान में, सबसे पहली बात ये नोट कर लिएगा। ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को नाम दे दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। जो 3 रीतियां हमने बताई आपको, ये 3 रीतियां हैं, ये 3 ढंग हैं, 3 माध्यम हैं प्रक्रिया के जो अपनाए जाते हैं न्यायिक पुनरावलोकन में। संविधान में अगर बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग तो नहीं है, लेकिन ये 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। 2 अर्थों में इस शक्ति को समझ सकते हैं। पहला, न्यायालय अपने ही निर्णयों को देख सकता है, जांच कर सकता है, तो अपने ही निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन, जिससे संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 137 और आपका उससे सरोकार नहीं है, सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता। सीपीसी के सेक्शन 114 और आदेश ऑर्डर 47, यहां पर आप देख सकते हैं कि अपने ही निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय कर सकती है, उससे जांच कर सकती है, उससे भी असंवैधानिक घोषित कर सकती है। दूसरा, कि किसी विधि की जांच करना, यह देखना कि यह संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है, जिसमें आपने एक तो देख लिया अनुच्छेद 13(1)(2) अर्थात मूल अधिकारों के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रयोग करता है। नीति निर्देशक तत्वों को जब लागू किया जाता है
तो उसके अंतर्गत जो विधियां बनाई जाती हैं राज्य के द्वारा, अगर वो मूल अधिकारों का विरोध करें तब न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहाँ दी गई है? 31 में दी गई है, अनुच्छेद 31 में दी गई है। जब संविधान में ही कोई उपबंध लागू करने के लिए मूल अधिकार का प्रतिकार हो, मूल अधिकार का विरोध हो, तब वहां पे अनुच्छेद 31 के अंतर्गत वो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। तीसरा, संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों की जांच करने के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन होता है। अनुच्छेद 245 से 254 और अनुसूची 7 में ये प्रावधान जो हैं वो शक्ति प्रदान करते हैं न्यायालय को। इसके अलावा अनुसूची 9 में, इसकी भी बात हम करेंगे बाद में, अनुसूची 9 में जो विधियां रखी जाती हैं वो मूल अधिकारों के सापेक्ष हैं अथवा नहीं है, इसको जानने के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन, पहले यह शक्ति नहीं थी, बाद में हो गई थी केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। और आई.आर. कोहिलो पूछा गया है कई बार प्रीलिम्स में भी, आई.आर. कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 किससे संबंधित है? अनुसूची 9 से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूची 9 का भी न्यायिक पुनर्वलोकन इस आधार पे कर सकती है कि ये मूल अधिकारों के असंगत तो नहीं है, ये असंवैधानिक तो नहीं है, न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। पांचवी बात कि मूलभूत ढांचे का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसको देखने के लिए संविधान का मूल ढांचा तो नहीं उसका उल्लंघन हो रहा है, कोई ऐसा परिवर्तन संविधान में नहीं हो रहा है। इसके लिए जो कि केशवानंद भारती मिनर्वा मिल्स का मामला आपने देखा, उसके आधार पर न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकती है। इसके अलावा संविधान का जो भावना है, संविधान की जो भावना है उसके अनुकूल जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो शक्तियां उनको प्राप्त हैं, कितनी शक्तियां हैं कितनी नहीं हैं, क्या शक्तियां हो सकती हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या किया है, इसकी जांच परख करने के लिए भी न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग न्यायालय कर सकती है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 359 जब हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, और जब पढ़ाएंगे आपको हम आपातकाल, तो उस समय इस पर चर्चा करेंगे। तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन की जो प्रक्रिया है कई रूपों में दी गई है, वहां से ही शक्तियां ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को मिली हुई है। इस आधार पर परीक्षण करते हैं कि ये संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है। परीक्षण में फेल है तो उसको शून्य घोषित कर देते हैं, फेल नहीं है तो चलो लागू रहो। तो ये पूरी कहानी है जिसको आपको प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू और आपको सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जानना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जरूरी सूचनाएं हम देते रहते हैं आपको, उसके माध्यम से। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।